तो गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन है, एक नए वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटी कंपनी है ज्वेलरी सेक्टर की। इसका नाम है डीपी आभूषण। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये कंपनी सबसे पहले तो मतलब अब जैसे इंडिया में ज्वेलरी सेक्टर देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स का इमरजेंस लाइक आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ में इस तरह से आ रहे हैं। तो डीपी आभूषण इज ऑल्सो वन ऑफ दैट कंपनी। अब ये कंपनी कहाँ पे बेस्ड है? ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो जो एमपी और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ पे इस कंपनी का बहुत लेगेसी है, लाइक हिस्ट्री है 80-90 ईयर्स का। और वहाँ पे ये लोग मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन से ये लोग कर रहे हैं, जस्ट लाइक पीएन गडकरी जिनका भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का हिस्ट्री है। तो वैसे ही इनका भी 85 ईयर्स का लेगेसी है वहाँ पे। और ये लोग वो मतलब नीमच एरिया और रतलाम एरिया, इंदौर एरिया, जो ये वाला एरिया है कोटा, इस पर्टिकुलर मतलब ईस्टर्न मध्य प्रदेश और वेस्टर्न यूपी, सॉरी वेस्टर्न आपका राजस्थान, वहाँ पे ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो दिस इज अ लाइक अ रीजनल प्लेयर है। ठीक है, और इनका अभी रिसेंटली आईपीओ आया है। तो जस्ट लाइक ऑल अदर रिटेल ज्वेलरी कंपनीज, इनका इनके भी एक्सपांशन प्लान्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हाँ, अब इन लोग पहले तो लाइक अभी जो प्रेजेंट है, ये लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया इंडियन इंडियन इंडिया प्लेयर बनाने चाहते हैं। तो अभी जो ये लोग एक्सपांशन देख रहे हैं वो अपने उसी रीजन के आसपास दिख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी, जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो हर तरह की जो ज्वेलरी कंपनीज होती है, सबका जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग सेगमेंट पे रहता है। जैसे आरबीजेड हो गया, वो मतलब एक मोस्ट ऑफ ब्राइडल या फिर वेडिंग ज्वेलरी के लिए फोकस्ड होता है। कल्याण है, वो आपका हर तरह के सेगमेंट में है। सेनको है, वो अगर देखेंगे तो उसका डोमिनेंस लाइट वेट ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी में ज्यादा है। तो वैसे ही अगर आप इनको देखते हो डीपी आभूषण को, तो यहाँ पे भी इनका जो मेजर सेगमेंट है, ये लगभग 60 से 65% इनका आपका ब्राइडल ज्वेलरी में आता है। फिर 20% लगभग लगभग इनका आपका फेस्टिव ओकेजन्स पे उस तरह की ज्वेलरी पे आता है। 20% जो कि है जनरली एक गिफ्टिंग पर्पस के लिए आता है। और जो एक और छोटा सेगमेंट है वो बी टू बी वाला बुलियन सेगमेंट यहाँ पे भी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो पीएन गडकरी से थोड़ा डिफरेंट है। तो भी स्टार्ट करते हैं। अभी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो इनकी आज के डेट में 11 स्टोर्स हैं। और अगर आप ऐसे यहीं पे देखेंगे तो जो मोस्ट ऑफ द स्टोर्स हैं इनके आपके वही राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास के एरियाज में है। रतलाम में इन्होंने एक नया स्टोर रिसेंटली ओपन किया था। और वैसे ही नीमच और अजमेर स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। तो इनको स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी अच्छे हैं। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग इन्होंने इनका जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में कैसा रहा है। एक सेकंड। तो हाँ, ये जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी, सबसे पहले हम लोग ये बुलियन वाले की ही बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि पहले तो इनका दो सेगमेंट हो गया, एक रिटेल और एक नॉन रिटेल। जो रिटेल सेगमेंट है, जो आप ब्राइडल ज्वेलरी, फेस्टिव और सेल्फ परचेसिंग एंड गिफ्टिंग देखिए, ये तीन सेगमेंट इनके आपके लगभग 90% ऑफ द रेवेन्यू को ये लोग कंट्रीब्यूट करता है। और जो ये बुलियन है, अब जैसे ये लोग अपनी ज्वेलरी बनवाते होंगे तो जॉब वर्क के लिए मैन्युफैक्चरर्स को देते होंगे। तो जब मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं तो उनकी जो पेमेंट होती है, अगर आप मान लीजिए आपने 100 रुपए की ज्वेलरी बनवाई एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें से मान लीजिए 70 रुपीज आपने कैश में दे दिया उनको, और बाकी जो 30 रुपीज है वो आपको एज अ गोल्ड मतलब बुलियन के रूप में दिया। इस तरह से क्या होता है, इनका जो रिलेशन है अपने जॉब वर्कर्स के साथ काफी अच्छा बना रहता है। तो ये वो वाला बुलियन सेगमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये बाहर जाके बुलियन को सेल करते हैं, जैसे कि हमने मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ इट्स, इनके बिजनेस मॉडल का ही पार्ट है। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल विच दे है। तो हाँ, ये आप अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में इनके, हाँ, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसा जो ट्रेंड रह रहा है ज्वेलरी सेक्टर में। तीन चार तरह के ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं। एक अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर जो ज्वेलरी की प्राइसेस है लगभग 25 से 30% बढ़ गई है। तो जब ज्वेलरी प्राइसेस बढ़ जाती है तो आपका वहाँ पे वैल्यू ग्रोथ तो काफी अच्छा हो गया, बट सिंस जो कंज्यूमर का जो परचेसिंग पावर होता है वो उतना नहीं बढ़ता है उस रेट से, और तो इसलिए देखा जाएगा, देखते हैं हम लोग की जो वॉल्यूम ग्रोथ होता है उसमें बहुत डी ग्रोथ होता है। लेकिन अगर आप डीपी आभूषण के केस में देखेंगे तो यहाँ जो वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है वो 10-15% के आसपास हुआ है। तो वो इनके जो जो इनके फ्लैगशिप स्टोर्स है, जो कि इनके पुराने रतलाम और इंदौर वाले स्टोर्स है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो इनका लगभग 16 से लेकर 13% के बीच में इनका आपका ये वॉल्यूम डी ग्रोथ हुआ है। तो इसीलिए ओवरऑल जो इनके नंबर्स है, अगर आप टॉप लाइन में देखेंगे तो वहां पे उतना स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो नीचे इनके देखिए, जो इनके नए नए स्टोर्स है वहां पे ये अच्छा ट्रैक्शन हो रहा है। इसके बारे में हम लोग और देखेंगे, इन लोग इनका ईयरली किस तरह का ये लोग देख रहे हैं आगे जाके। तो ये इनके स्टोर्स के बारे में बात होगी। अब हाँ, अभी अगर इस क्वार्टर का हम लोग नंबर देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट ने यही कहा है कि इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम डी ग्रोथ है इनका काफी ज्यादा रहा है। तो और एक और चीज, जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट्स है वो
जब प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जैसा कि आप अगर आप बाकी सभी ज्वेलरी कंपनीज को भी देखोगे, तो वहाँ पे जो ट्रेंड है, ये जो कंज्यूमर है वो लाइट वेट ज्वेलरी की ओर शिफ्ट होता है, और एट द सेम टाइम जो स्टडेड ज्वेलरी होती है उसकी भी परचेजेस बढ़ जाती है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं अभी भी डिस्कस करूंगा। तो पहले तो, हाँ, ये अगर आप इनका इनकम देखोगे तो 7% से बढ़ा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप EBITDA मार्जिन देखेंगे इनका, तो बोथ क्वार्टर टू क्वार्टर एज वेल एज जो ईयर ईयर है, एक बहुत ही शार्प जंप है। अगर आपको आपका इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, मतलब ईयरली जंप देखोगे Q1 से लेके Q1 में, तो लगभग कितना है, लगभग 300-400 बेसिस पॉइंट्स का इनका जंप है। तो इतना जंप कैसे आया? अब जनरली अगर हम जो देखते हैं, तो इतना जो जंप होता है वो किस कारण से आता है? वो आपके या तो इफिशियंसी से बढ़ जाए, आपका स्टैंडर्ड रेशियो बढ़ जाए, जनरली इन कारणों के कारण होता है। अभी लाइट वेट ज्वेलरी का जो कंट्रीब्यूशन है उनसे बढ़ता है, या फिर अगर आप जैसे सेंको में देखते हो, तो जहाँ पे प्रीसियस मेटल्स हो गया, सॉरी पीएन गडगिल में देखते हो, जो उनका अदर सेगमेंट है, वहाँ पे आपकी प्रीसियस मेटल्स हो गया, सिल्वर हो गया, तो लाइक जो स्टडिंग हो रही है बेसिकली ज्वेलरी के साथ आप कुछ अमाउंट ऐड करके बेच रहे हो, तो वहाँ पे आपकी मार्जिन ज्यादा होती है। बट लेकिन इस कंपनी को देखोगे, तो यहाँ पे जो इनका मार्जिन बढ़ने का कारण है वो अच्छा नहीं है, मतलब बिकॉज इनका क्या है, जनरली आप देखते हो कि तो जो अच्छी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है, उनका वो लोग अपनी गोल्ड का हेजिंग कर देते हैं, ठीक है। अब हेजिंग कर देते हैं, उसके कारण क्या होता है, ना ही उनको इन्वेंट्री गेन्स होते हैं, ना ही इन्वेंट्री लॉस होता है। अब ये इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉस क्या चीज होती है? जनरली अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे, तो जो इन्वेंट्री है उसको ये लोग वेटेड एवरेज के टर्म्स में यूज करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इस महीने मैंने 100 किलो का सोना खरीदा, अगले महीने मैंने 200 किलो, मतलब अगेन 100 किलो गोल्ड खरीदा, बट इस दौरान जो गोल्ड की प्राइसेस है वो तो चेंज हो गई। तो हम जो प्रेजेंट ट्रेंड देखते हैं, जैसे कि अभी गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही है, तो मंथ ऑन मंथ कुछ इंक्रीज हुआ, तो इसका एवरेज ले लिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे हमारे इन्वेंट्री पे, वो तो एक एवरेज होके चल रहा है, लेकिन जो गोल्ड की सेल हुई, वो तो प्रेजेंट प्राइसेस पे हुई। तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो 100 से लेके 105 रुपए के आसपास आई, बट जो हमने गोल्ड बेचा है उसमें तो 10% का मान लीजिए इंक्रीज हो गया, तो 110 रुपए में बेचे। तो जो 5 रुपए का गेन हुआ है, तो यहाँ पे इनकी जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो उस कारण से है, ना कि इनका स्टैंडर्ड पोर्शन बढ़ा है। वो अभी हम लोग जस्ट आगे देखेंगे, वो उसका जो परसेंटेज अराउंड 6% के आसपास ही है, और बल्कि डायमंड में तो इनकी ज्वेलरी का डिग्रोथ हुआ है। तो इसी कारण जो इनका EBITDA मार्जिन है, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल नंबर। तो हाँ, इसी कारण इनका EBITDA पे और सिमिलरली पैट भी देखेंगे तो काफी अच्छा खासा जंप है, इसीलिए इनका जो पैट है वो काफी लगभग कितना देखेंगे आप, Q1 से Q1 में कंपेयर कीजिए, 11 से 16 करोड़ हो गया, तो 5 से 6 करोड़ का है, लगभग 50-60% के आसपास में ग्रोथ है। बट दिस इज अगेन नॉट अ सस्टेनेबल नंबर। एक और जैसे पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, FY 25 में देखेंगे, तो उन्होंने EBITDA मार्जिन पे इन्होंने जनरली बोला था कि हम अराउंड 6% के आसपास रखेंगे। बट अगर आप देखेंगे तो EBITDA मार्जिन इनके 5.27 आए हैं, तो वहां पे भी इस कंपनी का मिस था। तो वी हैव टू कीप दिस पॉइंट्स असाइड जब हम इस कंपनी को देखते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि वॉल्यूम डिग्रोथ के कारण, जैसे कि जब आप देखोगे गोल्ड में, तो गोल्ड में तो इनका 9% का इंक्रीज है। सिल्वर, अगेन भाई जो मेरा पॉइंट था कि जब आपका गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो सिल्वर और बाकी सेगमेंट्स अच्छा करने लग जाते हैं, बिकॉज जो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी होती है जो डायमंड की, वो पहले वो उस तरह से नहीं ले पाते हैं एज कम्पेयर टू। जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही है, तो वो लोग उनको परचेज करने के लिए ईज, मतलब उनको जो कंज्यूमर को परसुएट करना होता है वो ईजी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम हम डायमंड सेगमेंट में देखिए, और तो जैसे कंपनी टारगेट करता है कि हम अपने जो डायमंड का परसेंटेज है, स्टैंडर्ड पोर्शन का परसेंटेज है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो 6% से लेके 15% पे लेके जाएंगे। बट यहाँ पे हमें वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मे बी इसका कारण ये हो सकता है कि ये लोग जिस एरिया में काम करते हैं, जो जनरली Tier 2 Tier 3 सिटीज है, तो वहाँ पे जो गोल्ड को लिया जाता है, वो दैट इज यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो मे बी दैट्स वाई, दैट कुड बी द रीजन। जैसे कि अनलाइक अगर आप देखोगे सेनको में, तो वहाँ पे तो गोल्ड का कितना सा जंप है, बोथ इन केस ऑफ सेनको एज वेल एज इन द केस ऑफ आपका पीएन गडगिल। तो दिस दिस इज व्हाट आई वाज वांट टू से। हाँ, अब एक अच्छी चीज है इस बिजनेस के बारे में, नॉट जस्ट दिस बिजनेस, इसको आप यहाँ पे इसको आप कंपेयर कीजिए पीएन गडगिल से, तो एक यहाँ पे आपको कॉमन पैरामीटर दिखेगा। इन दोनों का जो ये लेगेसी बेस्ड बिजनेसेस होती है, जो रीजनल प्लेयर्स है, उनका जो स्टोर कन्वर्जन होता है, सिंस जैसे कि इनकी 4 से 5 जनरेशन यहाँ पे काम कर रही है, तो वैसे ही जो कंज्यूमर्स भी हैं जो लेगेसी से उस जगह में रहते होंगे, तो उनका जो एफिनिटी है, वो उस दुकान के साथ एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। इसलिए जो इनका स्टोर कन्वर्जन है वो भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, 85 से 90% के बीच में होता है। बट यहाँ पे अगर आप इसको आप पीएन गडगिल से कंपेयर करोगे, तो आज के इस माहौल में जहाँ पे गोल्ड प्राइसेस जाता है, वहाँ पे भी उनका जो कन्वर्जन है वो 92% होता है। तो पीएन गडगिल के बारे में अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट प्रेजेंटली ये। और एक और चीज अगर आप देखेंगे, तो इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइसेस है, वो कितना है, वो लगभग 1,25,000 के आसपास है।
और इसको मैं जस्ट यहीं पे कंपेयर करता हूँ आपको पीएन गडगिल से भी और सेनको से भी। तो सेनको का अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस देखेंगे तो 50-60 थाउजेंड के आसपास है। तो अगेन ये और आपका पीएन गडगिल देखेंगे तो वहाँ पे जो एवरेज सेलिंग प्राइसेस होती है वो अराउंड वो भी 90 से 1 लाख के बीच में है। तो क्या है ना, जब आप ज्वेलरी सेक्टर को देखते हो तो ऑल्दो लगेगा कि सब तो ज्वेलरी बेच रही है, बट सिंस हमारा कंट्री इतना डाइवर्सिफाइड है, पर कैपिटा इनकम हर जगह अलग अलग होती है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। तो ये जो छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं ये भी आपको देखना चाहिए, और किस तरह से कहाँ कहाँ पे बिजनेस किस तरह से बढ़ रहा है, तो किसके क्या चैलेंजेस है वो डिफरेंट रहते हैं हर जगह पे, मतलब उनका प्रोडक्ट सेगमेंट क्या होगा वो भी चेंज होगा। तो दिस वाज अ गुड पॉइंट। हाँ, तो एएसपी की बात कर ली हमने, कन्वर्जेंस की बात कर ली। अब अब हम लोग आते हैं इनका जो एक्सपांशन प्लान है, लाइक मतलब आप स्काई गोल्ड को सुनिए या फिर किसी भी कंपनी को सुनेंगे, तो या फिर इवन द आरबीजेड, वो भी अभी बी टू सी से सॉरी बी टू बी से बी टू सी की तरफ बढ़ रहा है। तो फिलहाल तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ, वो अभी इनका जो एक्सपांशन प्लान है यहाँ पे, तो अभी तो इनकी 11 स्टोर्स हैं। अब इनका जो टारगेट है कि इस साल ये FY 26 में 6 स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं, FY 27 में 7 स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं, और इसी तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते FY 30 तक ये लगभग 50 स्टोर्स का टारगेट टारगेट रख रहे हैं। अगर अभी हम लोग मान लेते हैं 11 है, 10 ले लेता हूँ फॉर अप्रोक्सीमेशन, तो 10 से ये लोग 50 करने की टारगेट कर रहे हैं, मतलब 40 मोर स्टोर्स ये लोग खोलेंगे अगले 5 साल में। तो पांच आप उसको कर लीजिए मोटा मोटी, 7-8 स्टोर्स के आसपास आता है ईयरली। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा, मतलब 4x 5x स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है, जो कि बहुत अच्छा है। अब ये किस एरियाज में आपका एक्सपांड होगा, तो ये अगेन आपके छत्तीसगढ़, गुजरात को भी ये लोग एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जो इनका सेंट्रल इंडिया का रीजन है, दैट इज द एमपी एंड द राजस्थान एरिया। तो ये सेगमेंट में अपने कोर एरियाज, और यहाँ से जो एक्सपांड करेंगे वो गुजरात और आपका छत्तीसगढ़ में एक्सपांड करेंगे। अब ये इस एरिया में क्यों एक्सपांड कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए किसी को वेडिंग ज्वेलरी परचेज करनी है, तो जिस पॉइंट पे ये लोग ऑपरेट करते हैं वहां से 100-200 किलोमीटर में किसी को अगर अच्छा दुकान चाहिए, मतलब जो कंज्यूमर की इतना समय हो गया है, तो जैसे कि हमारे यहाँ कोलकाता में भी लोग बिहार यूपी से, मतलब नॉट यूपी, बिहार झारखंड से भी कोलकाता में परचेज करने आते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से लोग दूर दूर से आते हैं, तो गुजरात में भी इनके प्रोडक्ट्स की लोगों को नॉलेज है, तो इसीलिए वो लोग उस तरह से एक्सपांड करने का देख रहे हैं। अब ये लोग जब एक्सपांड कर रहे हैं तो अब एक्सपांशन के लिए तो हमें पैसा चाहिए। अब ये लोग का जो एक्सपांशन प्लान है, फर्स्ट पॉइंट, ये लोग कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स पे करेंगे, अनलाइक द अदर प्लेयर्स में भी, बिकॉज ये लोग अभी छोटे प्लेयर्स हैं। जब उस स्केल पे एक्सपांशन होगा तब वो उस सेगमेंट में आएंगे फोको मॉडल पे। बट अभी तो ये लोग कंपनी ऑपरेटेड पे करेंगे, बिकॉज टू बिल्ड द इफिशियंसी, इस कारण से ये लोग कर रहे हैं ना। अब स्टोर एक्सपेंशन होगा उसके लिए पैसा चाहिए। तो अब ये जो इनकी स्टोर्स होगी वो दो तरह की होगी, एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स और एक स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स। लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स होंगे जो इनके सॉर्ट ऑफ फ्लैगशिप स्टोर्स हैं, जो बड़ी बड़ी मेजर सिटीज में होंगे, जैसे कि रतलाम में इन्होंने खोल के रखा है। तो वो जनरली 8,000 स्क्वायर फीट का रहता है। तो उसका अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री मोटा मोटी 90 करोड़ के आसपास, मतलब इन्वेंट्री मतलब गोल्ड के लिए 90 करोड़ लगेंगे, और कुछ केपेक्स प्लान्स होगा, वो दोनों अगर जोड़ देंगे तो 100 करोड़ के आसपास आता है। और जो मीडियम सेगमेंट वाले स्टोर्स हैं इनके, उसका इन्वेंट अगर आप पूरा टोटल केपेक्स देखोगे, इंक्लूडिंग केपेक्स प्लस इन्वेंट्री को जोड़ के आप अगर इनका खर्चा देखोगे तो 50 करोड़ के आसपास आता है। तो अब ये है, अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि इसको ये लोग फंड कैसे करेंगे। तो फंडिंग के लिए एक तो देखोगे तो इनका ये आपका इंटरनल अप्रूवल से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इनके पास अभी अभी ये लोग आपका, जैसे मैंने बोला था, हेजिंग नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आगे जाके तो वो भी करना ही पड़ेगा इन। और दूसरा, अभी ये लोग गोल्ड मेडल लोन्स भी नहीं लेते हैं। तो या तो गोल्ड मेडल लोन्स मतलब क्या, बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ अ डेब्ट, 3-4% के आसपास मिलता है वो। तो आगे जाके ये लोग इंटरनल एक्रूवल से यूज करेंगे, अपना डेब्ट करेंगे, डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड मेडल लोन्स। अब थर्ड, तो अब इस इन सारी चीजों के वाया ये लोग 3 से 4 स्टोर्स ईयरली एक्सपांड कर सकते हैं। बट ये 11 से 50 स्टोर्स करना चाहते हैं, और मे बी इवन हायर अगर इनको वो करना है, तो इनके लिए दे विल रिक्वायर एडिशनल फंड, दैट्स व्हाई दे हैव प्लान टू रेज QIP, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अभी अगस्त के आसपास ये लोगों का प्लान है, ठीक है। अब ये QIP में कितने रुपए ये लोग रेज करेंगे, तो देखेंगे आप, तो इनका कहना है कि 600 करोड़ के आसपास हम लोग QIP में मनी रेज कर रहे हैं। अब 600 करोड़ अगर रुपए रेज करेंगे, अगर मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ, साढ़े मतलब मीडियम वाले ही स्टोर्स खोलते हैं, तो 1 करोड़ के लिए 50, एक स्टोर के लिए 50 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो 600 करोड़ में कितने खुलेंगे, लगभग 12 स्टोर्स खुलेंगे। हाँ, और जो बात बाकी है, दे आर सेइंग अगेन, जो मैंने बोला कि इंटरनल एक्रूवल्स और इनकी जो कैश फ्लो होगी एंड द डेप्ट पर्पस, इन सारी चीजों से एक्सपांशन होगा। हाँ, एक तो ये इनका एक्सपेंशन प्लान हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो
एक चीज अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो ये लोग कहते हैं, जो इनके जो फ्लेक्सिबल और जो बहुत मैच्योर स्टोर्स है वहाँ पे जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 8x 9x होता है। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ उन स्टोर्स, वो तो फ्लेक्सिबल स्टोर्स होंगे, अगर वो 100 करोड़ की उनकी दुकान है तो उस पे वो लोग 800 700 800 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेट करते हैं ईयरली। तो जो कि देखा जाए तो ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है, इतना किसी का भी नहीं होता है। इवन पीएन गडगिल या फिर कल्याण, इनके भी 4 5 इस तरह से रहते हैं, 4 5 6 के सेगमेंट में रहता है। तो कंपनी कहता है जो इनके कुछ मैच्योर स्टोर्स है वहां पे तो 8x 9x की इन्वेंट्री टर्न होती है। जो इनके अभी के जो मतलब अगर पूरे इनके कंपनी लेवल पे देखेंगे तो इनका जो इन्वेंट्री टर्न है वो अराउंड 5x के आसपास आता है। और जो ये लोग अभी जो इनके नए स्टोर्स खोले हैं वो लगभग 3 से 3.5x की इन्वेंट्री टर्न देते हैं, जो कि आगे जाके कुछ 2 3 सालों में सबका एवरेज ये अराउंड जो नए स्टोर्स भी हैं उनको भी 5x या फिर उससे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज द अबाउट द इन्वेंट्री टर्न। ओके, मैंने क्यूआईपी की बात कर ली। हम्म, हाँ, और अगेन जो स्टड वाला जो मैंने बोला ऑलरेडी कि वहां पे ये लोग अपना आपका 6% से 15% की ओर लेके जाना चाहते हैं। तो ये हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं, हमने अभी तक स्टोर एक्सपेंशन की बात कर ली, तो आईपी की बात कर ली मैंने। अब कंपटीशन की बात करते हैं। अगेन अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन तो स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत ज्यादा ही है। तो कंपटीशन भी है, डिमांड भी है, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में शिफ्ट भी है, एंड द अदर। हाँ, तो इस तरह की सारी चीजें आप ये कहते हैं कि इनको जो कंपटीशन है जस्ट लाइक अदर प्लेयर्स भी जिस तरह से कह रहे हैं वही इनका भी कहना है कि इनका जो कंपटीशन है वो द इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से भी है, एट द सेम टाइम जो रीजनल डोमिनेटिंग प्लेयर्स हैं। डोमिनेटिंग मतलब अपने छोटे छोटे रीजन में जो डोमिनेट कर रहे हैं अगेन इनके जैसे प्लेयर्स, तो उनसे भी है। बट अगेन एट द सेम टाइम डिमांड भी है और देर आर सो मेनी अनसर्व्ड एरियाज जहाँ पे जो टीयर 3 सिटीज है, टीयर 2 सिटीज है, वहाँ पे ये लोग स्कोप देखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर अगेन थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग देयर। सो ये हो गया। अब हम लोग फाइनली, हाँ, कंपटीशन की बात कर ली हमने। अब फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं इनके जो गाइडेंस है इस तरह के, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो इन्होंने कहा है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन दिख सकता है, बट आई डोंट थिंक कि उसमें उतना कुछ कंफ्यूजन है अगर आप लॉजिकली देखोगे। तो जैसे अगर आप देखेंगे FY 25 में इन्होंने लगभग 3300 करोड़ का रेवेन्यू किया था, ठीक है। हम लोग चलते हैं उस स्लाइड से एक बार। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे FY 25 में इन्होंने 3300 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अगर आप देखेंगे पैट लगभग लगभग 3 3.5% के आसपास मान लेता हूँ मैं। तो अब इनका कहना है कि जो इनके पुराने स्टोर्स हैं, जो कि अभी तक के 10 या 11 स्टोर्स हैं, उस पे ये लोग 10 से 15% का टॉप लाइन देख रहे हैं। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है 10 से 15% का टॉप लाइन दिख रहा है। और जो नए स्टोर्स हैं वो जैसे 5 से 6 स्टोर आ जाएंगे, तो उन पे ऑन एन एवरेज किसी स्टोर से ज्यादा होगा, किसी स्टोर से कम होगा, बिकॉज सम विल बी, सम आई थिंक 1 और 2 विल बी द लार्ज फॉर्मेट स्टोर, सम विल बी द मीडियम फॉर्मेट स्टोर्स। तो अगर आप एवरेज लेंगे तो उन 6 स्टोर्स का ये लोग 100 करोड़ के आसपास इंटू 6 मतलब 600 करोड़ वहां से दिख रहे हैं। और 15% ऑन दिस 3300 जो कि ओल्डर स्टोर्स है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो लगभग लगभग 4500 करोड़ के आसपास आ जाता है, जो कि FY 26 में ये लोग कहते हैं। और यही नंबर मैनेजमेंट ने कोट भी किया था एक बार, और एक बार मैनेजमेंट ने 10 से 15% भी बोला था। तो आई थिंक इसी के लिए लोगों को कंफ्यूजन हो गया। बट आई फील कि लॉजिकली वो यही कहना चाह रहे होंगे। तो दिस वाज द थिंग। अब इसके ऊपर ये लोग जो पैट मार्जिन अपना देख रहे हैं, सॉरी पैट बोल रहा हूँ, इबिटा मार्जिन जो ये लोग देख रहे हैं लगभग 6% के आसपास दिख रहे हैं। तो अगर मैं कंजर्वेटिव ही लूँ, मतलब इसी रेंज में चलता हूँ, अगर 3.4 का ही और जैसे मतलब 6% यहाँ पे इबिटा मार्जिन होगा तो पैट में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। अब सिंस अभी तक तो उन्होंने क्यूआईपी रेज नहीं किया है, तो जो फिनांस कॉस्ट है, मतलब अभी तो उतना डेप्थ वगैरह जीएमएल किया भी नहीं है, तो फिनांस कॉस्ट भी उतना चेंज नहीं होगा। तो कीपिंग ऑल द अदर पैरामीटर सेम, तो अगर मैं यही 3.4 या 3.5 के आसपास भी रखूंगा, तो इनका जो आपका FY 25 का जो पैट आता है वो अराउंड अराउंड 150 करोड़ के आसपास आसपास आता है। तो अगर इनका अभी करंट मार्केट कैप देखोगे तो आप 3,000 3,500 3,700 करोड़ के आसपास है। तो इनका जो 1 ईयर फॉरवर्ड पीई है वो अराउंड 23 24 के आसपास आता है। तो अगेन उतना कॉस्टली नहीं है, बिकॉज अगर आप पैट में ग्रोथ देखोगे तो वो अराउंड 33% के आसपास आएगा। जस्ट एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। सिमिलरली अगर आप FY 27 का बोलोगे तो उन्होंने बोला है कि 6,000 करोड़ का ये लोग आपका टॉप लाइन पर टारगेट कर रहे हैं और इबिटा मार्जिन 6.5% का करेंगे। अब मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है ये उतना, क्योंकि इन्होंने पहले भी अपना गाइडेंस मिस किया था ऑफ द इबिटा, ठीक है, इबिटा मार्जिन का। दूसरा, अगर आप इसी रीजन में बाकी प्लेयर्स देखोगे, जैसे कि पीएन गडगिल है अभी, इवन आरबीजेड, तो उन सभी में जो गोल्ड वाला सेगमेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है। और यहाँ पे मे बी दे आर ऑपरेटिंग इन अ टीयर 2 सिटीज, मे बी इस कारण जो गोल्ड बोला डायमंड वाला सेगमेंट,
तो मे बी डायमंड का जो स्टडीड पोर्शन जो बढ़ाना है, कितना इनके लिए ईजी होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, वो तो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। और हमें Q1 में भी उस तरह का हमें दिखानी। तीसरा, इनका जो अभी जो आपकी EBITDA मार्जिन में इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, वो उतना सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज वो तो आपका इन्वेंट्री गेन्स के कारण हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। और इवन हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, अगर आप देखोगे तो इसी तरह का जो ग्रोथ है विथ बेटर इफिशियंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, बहुत सारे प्लेयर्स कर रहे हैं ऑलरेडी इस सेक्टर में। सो वाई एज एन मतलब वाई आई वुड चूज दिस बिजनेस एज कम्पेयर टू अदर्स। हाँ, हैविंग सेड दैट, हाँ, जो इनके एक्सपांशन प्लान्स है वो काफी अच्छे हैं। और अगर एग्जीक्यूशन आगे होता है, आगे जाके सपोज कीजिए इनकी हेजिंग और जीएमएल, या फिर किस तरह से ये लोग क्यूआईपी रेज करते हैं, किस तरह का एग्जीक्यूट करते हैं, इनके नए स्टोर्स किस तरह का करते हैं, उनका इन्वेंट्री टर्न कैसा होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और अगर ये अच्छा होता है तो ऑफकोर्स हमारा इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों में। तो इसके लिए हम लोग इसको ट्रैक करते रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीपी आभूषण। होप आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से मैं एक एक करके सारी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी को कवर करते रहूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, एक अच्छी कंपनी है बट अगेन ठीक है, मतलब यू गेट माई पॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।